हेलो बच्चों, आप सभी का द निको क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर बताने वाला हूं। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का थ्योरी का कोर्स जितना भी वो हम कंप्लीट करेंगे। सामने लिखा हुआ है आज जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, वो सारे बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, एक एक चीज को डेफिनेशन के साथ में क्लियर करूंगा विद एग्जांपल। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लगभग आपका 30-40 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आप पूरे चैप्टर को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं से कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। तो सिंपल सी बात, अगर मैं बात करूं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो इसका डेफिनेशन लेता हूं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। When two or more than two reactant combine together to form a new product। इसको ऐसा समझा सकता हूँ कि जैसे अगर कोई A और B है आपस में रिएक्शन करके C और D बना रहे हैं, तो ये जो बन रहा है ये रिएक्टेंट है। जब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। मतलब अगर मैं वैसे एग्जांपल बोलूं तो चीनी और पानी को जब हम मिलाते हैं तो चीनी पानी मिला के शरबत बनता है। मतलब चीनी और पानी जो है वो रिएक्टेंट है और बाद में जो शरबत बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है कि नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वाटर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, डेफिनेशन अच्छा देखें कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। एक भी बना सकता है, एक से ज्यादा भी बना सकता है। एक नया उत्पाद बनाता है जिसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। When two or more than two reactants combine together to form a new product, then this phenomenon is called chemical reaction। अब इसमें एक टर्म आया है कि रिएक्टेंट क्या होता है या फिर प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो भी चीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था चीनी और पानी, तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, चीनी और पानी पार्टिसिपेट करते हैं शरबत बनाने के लिए। तो चीनी और पानी रिएक्टेंट हो जाएगा और बाद में जो शरबत बन रहा है, जो हमारा शुगर का सॉल्यूशन बन रहा है, वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे इसका एग्जांपल दे सकता हूँ कि कोई भी जैसे मैंने मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा हमारा MgO। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा और MgO जो बन रहा है क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है कि नहीं है। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है और ऑक्सीजन कर रहा है। तो ये दोनों क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। जब ये वाला रिएक्शन के बाद बन रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है कि नहीं। अगर इसको शब्दों में हम लिख रहे हैं, शब्दों में जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा शब्दों में लिख रहे हैं तब इसे हम केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। और अगर मैं इसी मैग्नीशियम इसी को कि मैं लिख रहा हूं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब तो मैं इसे केमिकल रिएक्शन बोलूंगा। ठीक है। लेकिन अगर इसे सिंबल में लिख रहा हूं, मैग्नीशियम को हम Mg से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से दिखाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO से दिखाते हैं। जब इसी को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण। अभी क्या क्या बताया मैंने, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। When two or more than two reactants combine together to form a new product, then this phenomena is called reactant। इसे नोट में लिखना है आप लोगों को। उसके बाद रिएक्टेंट क्या होता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। The substance which participate in a chemical reaction, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कर रहा है, तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट। एंड द सब्सटेंस व्हिच फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसको हम उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया हमारे केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन। फिर आगे हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं का सांकेतिक निरूपण अगर मैं सिंबल्स में रिप्रेजेंट करूं तो क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन बनता है।
रासायनिक अभिक्रियाओं का सांकेतिक निरूपण। द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके डेफिनेशन को लिखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, चीजें धीरे धीरे अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं वो, तो सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम बता रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीज कंबाइन करेगा और एक नया चीज बना देगा, एक भी बनाएगा या फिर एक से ज्यादा चीज बना देगा। तो संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन ऊपर जैसे ही है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इसे बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। When two or more than two reactants combine together to form a new product, then this phenomena is called combination reaction। जैसे मैं बात करूं कि H2 में अगर मैं Cl2 को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, कंबाइन हो गए, उसके बाद इन्होंने HCl बना दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लाइम में, चूने में वाटर को डिजोल्व करूंगा, H2O को डिजोल्व करूंगा तो ये CaOH का हॉट गैस स्लेट लाइम बन जाएगा, बूढ़ा चूना बनेगा। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक नया चीज बना देते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन दोबारा एक बार सुनेंगे। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होकर या आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। When two or more than two reactants combine together to form a new product, then this phenomena is called combination reaction। सिंपल सी बात, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक नया चीज बना देंगे। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक नया चीज बना देंगे, इसे बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर वियोजन जस्ट इसका उल्टा होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे संयोजन में जुड़ रहा था, वियोजन में क्या होगा, टूटेगा। अब कोई भी चीज कितने तरह से टूट सकता है, तो केमिस्ट्री में 2-3 तरीके से टूट सकता है कोई भी चीज। वो कौन कौन सा तरीका है, तो 3 तरीके। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, और थर्ड वाला हमारा है प्रकाशिक अपघटन, फोटोलाइसिस बोलते हैं। मींस किसी भी केमिकल कंपाउंड को आप 3 तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला तरीका है कि आप हीट करके उसे गर्म करके तोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसे तोड़ सकते हैं। और तीसरा तरीका है प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन हो सकता है। ये तीनों तरीके हैं अपघटन करने का। तो कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट decompose into two or more than two product, then this phenomena is called decomposition reaction। अब डिकम्पोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन, नाम बता रहा है थर्मल का मतलब होता है हीट, ऊष्मीय, ऊष्मा। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, वियोजन की वह अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है, थर्मल ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। The process of decomposition which complete in the presence of heat is called thermal decomposition। अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, CaCO3 जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और हीट करने पे टूट जाएगा, लाइम में, चूने में टूटेगा और साथ में किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे चूना पत्थर को तोड़ना है तो मुझे हीट ही करना पड़ेगा, तभी ये लाइम में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कंप्लीट हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ऐसे ही सेकेंड इसका टाइप है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो क्या होगा, अपघटन की वह अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विच कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे विच कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यहाँ पे विच कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अगर मुझे वाटर को तोड़ना है तो वाटर में अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा वाटर के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी, तो किस में टूटेगा, ये H2 में टूटेगा और साथ में हमारा O2 में टूटेगा। रिएक्शन हमको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 कर दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 2 किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो हमें इस और हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है, तो 2 को 4 करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों का ये होता है कि सर हम यहाँ पे 4 कैसे नहीं कर सकते, भैया 4 कैसे नहीं करेंगे, तो
यहां हम नहीं बढ़ा सकते हैं, मोल्स को हम यहीं बढ़ा सकते हैं, केवल यहां पे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस किया। तो यहां पे क्या हो रहा था, हीट के प्रेजेंस में टूट रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, जबकि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होता है। ठीक इसी का जैसा ही है वियोजन की वह क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, प्रकाशिक अपघटन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विच कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। मींस अगर मुझे EgCl को तोड़ना होगा, सिल्वर क्लोराइड को तोड़ना होगा, तो यहाँ पे सनलाइट लगाना जरूरी है। जैसे EgCl पर सनलाइट पड़ता है तो ये सिल्वर में टूटता है और क्लोरीन में टूट जाता है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया, क्लोरीन ऑलरेडी 2 है, सिल्वर यहाँ 2 होता है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है। फिर आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पहले मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, कॉम्बिनेशन में 2 चीज जुड़ रहा था, एक नया चीज बना रहा था। दूसरा मैंने डिकम्पोजिशन बताया, डिकम्पोजिशन में एक चीज 2 या 2 से ज्यादा चीज में टूट जा रहा था। अब डिकम्पोजिशन में 3 प्रकार का था, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। थर्मल में हीट के प्रेजेंस में हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइसिस में लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है, और फोटोलाइसिस में लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन का मतलब कि किसी चीज की जगह से उसको हटा के खुद आके जुड़ जाना, विस्थापित कर देना, उसको हटा के वहां पे खुद आके जुड़ जाना। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझने वाली बात है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन की वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान, आयनों का जो अधिक क्रियाशील आयंस होते हैं, हाईली रिएक्टिव आयंस होते हैं, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को विस्थापन की वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके जलीय विलयन से हटाता है, उसके जगह पे खुद जाके जुड़ जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार दोबारा डेफिनेशन देते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। The displacement reaction in which highly reactive element displace the less reactive element from its aqueous solution। मतलब जो थोड़ा सा हल्का मजबूत वाला है ना, हल्के वाले को उसके साथ हटाएगा, वहां पे खुद आके बैठ जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं दिखाता हूँ कि आयरन जो है हमारा, आयरन हाईली रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, आयरन हाईली रिएक्टिव है। आपने देखा भी होगा कि जब हम लोहे को खुले में छोड़ देते हैं तो लोहे में जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है हाईली रिएक्टिव है और वो ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन कर लेता है। अभी आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगा कोरोजन करके। तो आयरन कॉपर सल्फेट से जैसे आयरन को जैसे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये आयरन क्या करता है, ये Fe क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट ये लेस रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है, मींस ये कमजोर है और ये शक्तिशाली है। तो ये क्या करेगा, इस Fe क्या करेगा, इसको हटाएगा, इसकी जगह से यहाँ पे खुद आके जुड़ जाएगा, ये बना देगा FeSO4 और साथ में हमारा कॉपर को अलग कर देगा। तो क्या डेफिनेशन मैंने दिया था, कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व Fe अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में से हटा देगा, उसकी जगह खुद जाके जुड़ जाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। The reaction in which highly reactive element displaces the less reactive element from its aqueous solution is called single displacement reaction। ठीक है कि नहीं है। अभी आता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की जगह से हटाते हैं। वहां पे केवल एक ही एलिमेंट हटा रहा था, जबकि यहाँ पे दोनों ही आयनों का एक्सचेंज होता है। तो कैसे लिखोगे, विस्थापन की वह अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मैं एग्जांपल दूंगा अगर, तो सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, अगर बेरियम क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे Na2SO4 की, बेरियम क्लोराइड से अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए। Na को बोलते हैं सोडियम, SO4 को सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट, Ba को बेरियम, Cl को क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड मींस सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये जो सोडियम है बेरियम पे जगह आ जाएगा और बेरियम सोडियम पे जगह आ जाएगा, मतलब BaSO4 बनेगा और हमारा NaCl बनेगा, NaCl। रिएक्शन बैलेंस करना अगर हमें है तो मैं क्या करूंगा, सोडियम यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सोडियम अकेला था तो रिएक्शन बैलेंस करने मैंने 2 लगा दिया, बाकी SO4 1 है, SO4 1 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, तो हमारा रिएक्शन भी साथ में बैलेंस होता चला गया। तो मैंने अभी डेफिनेशन तुम लोगों को बताया था कि
विस्थापन की वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, दोनों एक दूसरे को जगह को रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है कि नहीं है? अब आते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो नाम बता रहे, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी, छेपी का मतलब बाहर निकलना। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, जिसमें भी हीट रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। एंडोथर्मिक है ना, एंडो मतलब हीट लिया जाएगा, ऊष्मा शोषी ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो दोनों का डेफिनेशन एक बार दोबारा सुनेंगे। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसको आपको पॉज करके लिखना है डेफिनेशन को, तभी कुछ इसका नोट्स बनाना है, लिखना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। द रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल बोलूं तो एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकल रहा है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम अगर हम चूने में, आपने घर में देखा होगा कि जब आप कुटाई करते हैं तो चूने में अगर हम पानी को डालते हैं, चूने में वाटर को डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, चूने का पानी बनता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बुझा चूना, स्लेग लाइन बोलते हैं। और जब आप देखेंगे चूने में जब हम पानी डालते हैं तो इस प्रोसेस में हीट बहुत सारा निकलता है, बिल्कुल वो जिसमें हम करते हैं वो बिल्कुल गर्म हो जाता है, मींस हीट रिलीज हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रहा है। जबकि दूसरा वाला मैं बात करूं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसे रिएक्शन जिसको कराने के लिए हीट चाहिए। जैसे एक बार चूने से संबंधित है, अगर चूना पत्थर को तोड़ना है तो हमको हीट देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, बिना गर्म करिए टूट ही नहीं सकता है। तो किसमें टूट जाएगा, CaO में और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो दोनों प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा था, किलो कैलोरी में हीट रिलीज होता है, और यहाँ पे हीट को हमको देना पड़ रहा था। तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है रिएक्शन में, मींस जिस रिएक्शन को कराने के लिए हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। और जिस रिएक्शन को कराने के लिए, जिस रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होता है, बाहर निकलता है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो मैंने बोला है वीडियो पॉज करके नोट्स में लिखेंगे तभी समझ में आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट। तो अगला हमारा टॉपिक है, अगला है अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑक्सीकरण का पहले डेफिनेशन बताता हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो उसे हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे मैं बात करूंगा एग्जांपल की, तो कार्बन में अगर मैं ऑक्सीजन को जोड़ूंगा तो CO2 बन रहा है, मींस इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जोड़ हो रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जबकि रिडक्शन में इसका उल्टा होगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, अपचयन कहलाता है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन रिमूव्स इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल बोलूं कि KClO3 है, KClO3 है, ठीक है, इसमें अगर मैं ये किसमें टूट जाता है, KCl में, साथ में ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। ये वाला रिएक्शन हमारा बैलेंस है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो कभी भी ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करते हैं, ऐसा कोई केस पर है जिसमें 3 और 2 का है, तो हमें इवन नंबर बनाना होता है। 3 में क्या गुना करो कि इवन नंबर बन जाए, तो 3 दूनी 6 हो सकता है, 2 का गुना करो तो 3 2 6 होगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अभी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 को मुझे 6 ऑक्सीजन बनाना है, तो 2 3 6, तो मुझे यहाँ 3 का गुना करना पड़ेगा।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने 3 का किया तो यहाँ KCL कितना हो गया, जैसे 2 हो गया तो 2 KCL हो गया, और यहाँ पे 1 KCL है तो इस KCL को 2 करना, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है। जैसे HCl को अगर आप HCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो ये H2 में टूटेगा और Cl2 में टूटेगा। मींस इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था। तो ऐसे रिएक्शन को भी हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जबकि यहाँ पे क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, जैसे इसका उल्टा, जैसे H2 और Cl2, तो क्या बना देगा हमारा 2HCl बना देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। दोनों जस्ट एक दूसरे के कैसे होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ में होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चलती हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल बताता हूं कि हमारे पास अगर ZNO है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड अगर कार्बन के साथ में रिएक्शन करता है तो ये बना देता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो क्या इसका डेफिनेशन पहले क्या आएगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक्स प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब इसे अगर देखेंगे ध्यान से तो ZNO से हमारा Zn बन रहा है, ZNO से हमारा Zn बन रहा है। मींस इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ZNO से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, मैंने तुरंत यहाँ बताया था कि यदि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। मींस ये रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है हमारा, रिडक्शन मतलब अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है कि नहीं है। और जरा ऊपर वाले को इसको ध्यान से देखेंगे, कार्बन से हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा है। तो मैंने ऊपर बताया था जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो मींस ये रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अभी गौर से अगर देखेंगे तो एक ही रिएक्शन के अंदर में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है कि नहीं है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एग्जाम में 10th क्लास के एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, और बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि क्या है। बड़ा ही आसान ट्रिक सा बताता हूँ कि जब हम रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें कि बताओ इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपका ट्रिक कितना आसान है कि अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब ये जो सब्सटेंस होगा ना, ये कार्बन, ये यहाँ पे जो भी चीज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है कि नहीं है। रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सब्सटेंस उल्टा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। मींस रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ कार्बन हो जाएगा। जबकि अगर रिएक्शन रिडक्शन हो रहा होगा तो ये जो सब्सटेंस होगा ये हमारा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस यहाँ हमारा ZNO जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है। द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल उल्टा होता है, वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है। द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है। द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, बिल्कुल उल्टा होता है। ट्रिक समझ में आ गया होगा। हमें सबसे पहले निकालना क्या है कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सी रिएक्शन रिडक्शन है, ठीक है। जब ऐसा हम निकाल लेंगे तो ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और रिडक्शन वाले में जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। डेफिनेशन मैंने बता दिया कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है कि नहीं है। अगला दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इन दोनों में से कोई ना कोई पूछ लेता है पेपर में कि रेंसिडिटी क्या होता है और कोरोजन क्या होता है। कोरोजन आपने अपने लाइफ में देखा होगा डेली लाइफ में कि कोरोजन क्या होता है। जब आप लोहे को लाते हो, छोड़ दे तो खुला, तो उसमें जंग लग जाता है, सरिया वगैरह जो होता है जंग लग जाता है। क्यों होता है ऐसा,
या फिर जो हमारे घर में पूजा के लिए जो लोटा होता है उसे जब हम छोड़ देते हैं कॉपर का, तो उसमें ग्रीन सा आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? या सिल्वर जो होता है वो ब्लैकिश हो जाता है खुले छोड़ने पे कुछ दिनों बाद, ऐसा क्यों होता है? ये सारे एग्जांपल कोरोजन के हैं। ऐसा होता क्यों है, इसका डेफिनेशन सुनेंगे अपने आप ही समझ में हो जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो डेफिनेशन क्या है, जब हम किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, सल्फर है, कार्बन है, इन सब से मिल जाता है और इनके कार्बाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड ये बना देता है जो इस मेटल के ऊपर परत के रूप में जम जाती है, एक लेयर बना देती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। डेफिनेशन दोबारा सुनेंगे। जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, सल्फर आदि से अभिक्रिया करके क्रमशः इनके ऑक्साइड, सल्फाइड आदि बना देते हैं जो धातु के ऊपर में परत के रूप में जम जाता है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। इंग्लिश में when metal placed in open environment then it react with oxygen, carbon dioxide and humidity which is present in the environment and forms its oxide, hydroxide, sulfide etc which deposit on it in the form of a layer. This phenomena is called corrosion. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। पूछा जाता है कि आयरन में रस्टिंग क्यों होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ड्यू टू कोरोजन, ड्यू टू संचालन। क्यों? क्योंकि जब आयरन को हम खुला छोड़ देते हैं तो आयरन तुरंत ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है जो कि उसके ऊपर में पूरे लेयर के फॉर्म में जम जाती है। ठीक है कि नहीं है? अब तो इसको हम बचा भी तो सकते हैं। इसके बचाने के कौन कौन से तरीके हैं? कोरोजन को हम कैसे बचा सकते हैं? ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो गेट वगैरह होता है उसे हम कैसे बचाते हैं? जंग लगने से हम उसमें पेंटिंग कर देते हैं। उसे पेंट करते हैं तो पहला तरीका बाय पेंट करके। दूसरा, जो हमारा गाड़ी वाड़ी होता है, बाइक वाइक होता है, उसकी जो चैन वैन होती है या जो मशीनरी पार्ट्स होता है उसे कोरोजन से बचाना, उसमें हम क्या करते हैं? ग्रीसिंग कर देते हैं। तो बाइक ग्रीसिंग करके, या फिर कोई ऐसा जैसे चांद सिल्वर है, सिल्वर को ब्लैकिश होने से बचाते हैं तो हम उससे कम रिएक्टिव मेटल के सोने के ऊपर से पानी चढ़ाते हैं, लेयरिंग कर देते हैं। तो ऐसे भी हम ये सारे तरीके हैं कोरोजन से बचाने के। ठीक है कि नहीं है? तो कोरोजन आपको पढ़ना है कि कोरोजन होता क्या है कि जब किसी भी मेटल को ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ह्यूमिडिटी है उससे रिएक्शन कर सकता है, सल्फर से रिएक्शन कर सकता है और उसका सल्फाइड, ऑक्साइड इन सबका लेयर बना देगा। ठीक है कि नहीं है? अभी हमारा रेंसिडिटी का एग्जांपल हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं और कुछ मतलब 12-13 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, गर्मी में तो 2-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू रेंसिडिटी, विकृति गंधिता के कारण। डेफिनेशन सुनेंगे थोड़ा सा। रेंसिडिटी क्या होता है? जब तेल या वसा युक्त भोज्य पदार्थ वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वह उसका ऑक्सीकरण हो जाता है जिस कारण उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इस घटना को हम विकृति गंधिता कहते हैं। When oil or fat containing substance placed in open environment, then it oxidized partially or fully oxidized and produce a bad smell. This phenomena is called rancidity. तो rancidity क्या होता है कि जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। खाद्य पदार्थों को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उनका पूर्ण या आंशिक, या तो कंप्लीट तरीके से या फिर आंशिक रूप से पार्शियली आंशिक ऑक्सीकरण हो जाता है। जिस कारण उसमें से दुर्गंध आने लगती है। यह घटना विकृति गंधिता कहलाती है। When oil or fat containing substance placed in open environment, then it partially or fully oxidized and produce a bad smell. This phenomena is called rancidity. ठीक है कि नहीं है? फिर हम इसे बचाएंगे कैसे? भाई कोई तरीका तो होगा इसे बचाने का। आपने देखा होगा घरों में जो खाना होता है उसे हम कैसे बचाते हैं? हम फ्रिज में रख के। प्रिजर्वेशन ऑफ रेंसिडिटी कैसे होता है कि फूड मटेरियल को आप फ्रिज में रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, पहला। दूसरा है कि कैसे बचाएंगे हम, तो पहला तो रेफ्रिजरेटर में रख के। दूसरा, हमने देखा होगा कि हमारे पास जो हल्दीराम के पैकेट्स आते हैं उसमें एयर भरा होता है। वो क्यों भरा होता है? आपने देखा होगा कि ऐसा कोई अगर खाया होगा जिसमें एयर ना हो और बिना जिसमें एयर है, दोनों का टेस्ट डिफरेंस होता है।
जिसमें एयर नहीं होता है उसका टेस्ट खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एयर नहीं होता है, तो बाकी जो बाहर का जो एयर ऑक्सीजन वगैरह वो उससे रिएक्शन कर लेता है और उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जबकि जिसमें नाइट्रोजन गैस हम भरते हैं इसमें जनरली नाइट्रोजन गैस भरा होता है, तो नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस है, रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं करता है। ना तो वो रिएक्शन करता है, ना ही रिएक्शन करने में क्या करता है, ना तो किसी दूसरे गैस को आने देता है। इसीलिए दूसरा तरीका है कैसे बच्चे कि हम कोई एयर फिलअप करके। तीसरा है अचार वगैरह को देखा होगा, अचार में सिरका डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। सिरका जो है प्रिजर्वेटिव संक्षारक के रूप में, कोई हमने क्या किया कि कोई एक प्रिजर्वेटिव डाल दिया जो कि खाने को स्पॉइल होने से बचाता है। नमक उसका काम कर सकता है, सिरका विनेगर जिसको बोलते हैं उसका यूज करके, या फिर जितने भी फूड्स होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके कोई भी ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने वाला ऐसा केमिकल डाल देते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को कम करता है। तो ये सारे बचाव के मेथड हैं। तो रेंसिडिटी और कोरोजन हमारे एक बार क्या होता है कि जब हम, इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं कि जब धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, जब धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, व्हेन मेटल आर प्लेस्ड इन ओपन एनवायरनमेंट, छोड़ देते हैं, तो वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तो हो सकता है उपस्थित ऑक्सीजन, सल्फर या फिर नमी आदि से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना सकता है। आदि से अभिक्रिया करके इनके ऑक्साइड, सल्फाइड आदि बना देते हैं, जो इसके ऊपर परत के रूप में जम जाता है, परत के रूप में जम जाता है। यह क्रिया संचालन कहलाती है। When metal are placed in open environment, then it react with oxygen, sulfur, humidity which is present in an environment and forms its oxide, sulfide, etc. which deposit on it in the form of a layer. This phenomena is called corrosion. बचाने का तरीका मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा सभी चीजों को। ये पूरे चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन है ये सारा कंप्लीट है, जिसका स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक नीचे में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। आपका सपोर्ट इसी प्रकार रहेगा तो आगे वीडियो और अच्छे आने वाली हैं, ठीक है। धन्यवाद।